अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तबीबा ज़ुनैरा शाह, आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सबको हमदर्द ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म में खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि हमारा ये पॉडकास्ट एपिसोड 1 है, इसी को स्टार्ट करने के लिए हम लोग ने पोलिंग सिस्टम स्टार्ट किया था। तो जो सबसे अहम टॉपिक हमारी नज़रों के सामने आया है वो टॉपिक है ओबेसिटी, और उसी टॉपिक को के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हकीम अमजद इस्माइल साहब मौजूद हैं, जो हमदर्द यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं, और इसके अलावा हमदर्द मतलब नाज़माबाद में बहैसियत तबीब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लेकर आए हैं आज, और ये मेरे ख़्याल में वक्त की आज की डिमांड है कि लोग इसके बारे में जानें, इसके नुकसानात, इसके फ़ायदे तो खैर कुछ नहीं है इसके, लेकिन इसके नुकसानात और उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे जो है वो अपनी ज़िंदगी को उसके हिसाब से तरतीब दिया जाए, तो ये बहुत ज़रूरी था। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ मुझे मदऊ करने के लिए। चलिए जी, सवालात के सिलसिलों का आगाज़ करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, ओबेसिटी है क्या? इसके बारे में हमें बताएं। इसके अलावा फैट मास, मसल मास और बोन मास, इसका बॉडी में क्या रोल है ओबेसिटी के एतबार से? ओबेसिटी, मोटापा, फरबही, ये बेसिकली एक्सेस या ज़ायद चर्बी का जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जमा हो जाना मोटापा कहलाता है, ओबेसिटी कहलाता है। और इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जैसा आपने दूसरी बात पूछी कि फ़ैट मास, मसल मास और बोन मास, तो ये एक होता है कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो जिसको हम कहते हैं चौड़ी हड्डी, तो उसके एतबार से लोग जो हैं वो बज़ाहिर नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनका जो फ्रेम होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो चौड़ा होता है, तो वो लगता है कि ये जो है ये ओबीस की तरफ हैं, लेकिन वो ओबीस नहीं होते। लेकिन हमें मैनेज करना पड़ता है। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितनी हमारी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी, उसी हिसाब से हमारी फ़ैट और हमारे मसल जो हैं वो हमारी हड्डियों के साथ इंटैक्ट रहेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम अपना विटामिन डी और कैल्शियम जो है उसकी मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखें, उसको चेक कराते रहें और उस पर फोकस करें। तो जितना आपकी हड्डियाँ जो हैं वीक होंगी, फ्रेजाइल होंगी, उतने आपका जिस्म जो है वो भद्दा हो जाएगा, और आपका जो जिस्म है, चर्बी है, मसल्स हैं, वो थोड़ा सा ढीले होके लटकने की तरफ चले जाते हैं, जो कि ये बड़ा हर लिहाज से गैर मुनासिब है, और उससे फिर बाद में कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हड्डियों की कमज़ोरी की शक्ल में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के नताइज जो हैं वो सामने आ रहे होते हैं। जैसा कि आपने ये बताया, विटामिन डी और कैल्शियम का लोगों की नज़र इस तरफ नहीं जाती है अक्सर, तो इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है हमारे ख्याल से। बिल्कुल, विटामिन डी, और ये ज़रूरी है कि हम हमारे मैं देखता हूँ बहुत सारी माएँ भी अपने बच्चों को बहुत तवातुर के साथ कैल्शियम का इस्तेमाल जो है वो करवा रही होती हैं, लेकिन वो विटामिन डी को नज़रअंदाज कर देती हैं। ये याद रखिए कि विटामिन डी अगर पूरा है आपका और प्रॉपर है, तो कैल्शियम एब्ज़ॉर्प्शन जो है आपकी बॉडी में मुमकिन हो सकेगी। अदरवाइज़ हाँ, दोनों का एक साथ हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर नहीं होगा ऐसा, तो फिर आपकी बॉडी में, खून में जो है वो कैल्शियम जो है वो सर्कुलेट करता रहेगा, और वो वहाँ पे फिर उसके जमने के चांसेस, उसको मुख्तलिफ जगहों पे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकता है, और उसके फिर बजाय फ़ायदे के नुकसानात जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा विटामिन डी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। सही। अब दूसरा सवाल मेरा सर आपसे है, बीएमआई के बारे में हमें बताएं कि वेट के एतबार से इसका क्या रोल है बीएमआई का हमारी बॉडी में? बीएमआई बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है, कि हमारे कद के एतबार से हमारा वज़न कितना होना चाहिए, या हमारे वज़न जो हमारा कद है उसके हिसाब से हमारी कितना वो है, तो उसके डिफरेंट उसके पैरामीटर्स हैं, और उसमें हम देखते हैं कि एक आदमी है जो जो अंडरवेट है, वो अगर वो उसका जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 18.5 से अगर वो कम है, तो इसका मतलब है कि वो अंडरवेट है। तो इस तरह इसकी कैटेगरीज़ हैं। तो ये आदमी, हर कोई जो है वो कैलकुलेटर पे बैठ के ख़ुद अपना बीएमआई ना सिर्फ निकाल सकता है, बल्कि उसको मेंटेन करने के लिए जो भी इक़दामात होते हैं वो कर सकता है, करने चाहिए। तो इसको घर में कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके बारे में हमें गाइड करें कि इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कोई फ़ॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका? जी, बड़ा आसान है कि आप एक लिख लीजिए फार्मूला, BMI इज़ इक्वल टू वेट इन केजी। वज़न जो है वो आप किलोग्राम में लेंगे और डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स। हाइट को जो है वो आप मीटर में लेंगे। अब देखा जाए तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, 77 केजी उसका वज़न है, और उसकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है। तो इसको आप 165 100 को डिवाइड कर दीजिए 165 से,
तो आपके पास आ जाएगा 1.65 मीटर, और इसको आपने स्क्वायर करना है, यानी 1.65 को मल्टीप्लाई करना है 1.65 से, और उसके बाद फिर वो 77 जो है उससे डिवाइड हो जाएगा उसके आंसर से। तो मेरा ख्याल में अप्रॉक्सीमेटली ये कोई आता है कोई 28-29। अगर ना भी समझ आए, आजकल तो इतनी एडवांस ऐप्स मौजूद हैं इस हवाले से, आपको मिल जाएंगी कि आप कैसे अपना उसमें अपना फीड कीजिए नाप के और वज़न करके, वो ऐप्स आपको जो है वो फ़ौरन जो है आपको दे देंगी, और वैसे आप खुद भी आराम से निकाल सकते हैं। फिर उसमें हम ये देखते हैं कि जो मैंने बताया कि जो बिलो 18.5 है वो कहलाते हैं अंडरवेट। अब 18.5 से 24.9 तक जो है ये एक नॉर्मल या हेल्दी BMI है, हेल्दी वेट के पर्सन कहलाता है ये। इसी तरह जब आप 25 से 29.9 तक जाते हैं तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आ जाते हैं। अब यहाँ से वो शुरू होता है इसके बाद जिसके आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओबेसिटी के, उसके 3 दर्जात हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो 30 से लेके और 34.9 तक जो है वो माइल्ड है, 35 से लेके 39.9 तक जो है वो मॉडरेट है, और अबव 40 जो है वो फिर सीवियरिटी में आ जाता है। तो वहाँ अलार्म जो है वो तो ओवरवेट से ही बजना शुरू हो जाना चाहिए, आप अपनी टेक केयर करना शुरू कर दें, से ही अगर मैनेज कर लें। और जब ये सीवियरिटी की तरफ से जाता है तो फिर उसके फिर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं, और मैनेजेबल भी नहीं होता, बहुत मुश्किल से मैनेज होता है। ठीक है। अच्छा, ओबेसिटी जो है वो इनहेरिटेड होता है या क्या क्या वजूहात हैं इसकी? उसके अलावा इसके नतीजे में हमें क्या क्या बीमारियां जो हैं लाहक हो रही होती हैं? अच्छा, अगर हम जनरल कॉजेज़ देखें ना ओबेसिटी की, तो उसमें बहुत कॉमन जो है वो हमारा है फूड इनटेक, इनपुट और आउटपुट, कि जो कुछ हम खाते हैं क्या उसको हम सही तरीके से कंज्यूम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और दिमाग में इसका आंसर आता है बहुत बड़ा नो। ऐसा नहीं हो रहा, हम ऑफिस लाइफ गुजार रहे होते हैं, हमारे यहाँ पार्क्स जो हैं वो खाली पड़े होते हैं बनिस्बत दूसरे ममालिक के, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो है वो अपनी फिज़िकल एक्टिविटी जो है उसको मैनेज करें, और ये एक सबसे बड़ा उसका रीज़न है। फिर आप क्या खा रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ आजकल जंक फूड का रिवाज है, रात को 2 बजे आँख खुल गई, भूख लग रही है, आपने ऑर्डर किया और जनाब आपके पास कोई भी जंक फूड की शक्ल में कोई भी चीज़ आपके पास आ गई, आपने खाया और आप सो गए। तो ये बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है जो हम देख रहे होते हैं लोगों की, ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है। हमें वक्त के तयन के साथ खाने का जो निज़ाम है वो बनाना चाहिए, और जिस वक्त बहुत ज़्यादा भूख लगे उसी वक्त खाना खाना चाहिए, लेकिन अगर आप वक्त का तयन कर लें तो फिर मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप जो है वो ये जो हमारे यहाँ एक रिवाज हो गया ना प्रोसेस फूड का, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ग्लूकोज लेवल को बॉडी में बढ़ा देता है, ठीक है। ग्लूकोज लेवल जब बॉडी में बढ़ता है तो उसके नतीजे में वो ब्लड में मेंटेन होता है, और उसके बाद फिर वो जाके अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस कहीं आ गई है तो फिर वो आपके जो फैट जमा करने वाले जो टिश्यूज़ हैं, जो एडिपोज टिश्यूज़ कहलाते हैं, उसमें वो जमा होती है और फिर वो मोटापे की तरफ आदमी चला जाता है। फिर इसी तरह कोलाज ड्रिंक्स, आपने एक कोल्ड ड्रिंक पी, आपने समझिए कि 8 चमचे चीनी जो है वो आपकी बॉडी में गया। और हमारे यहाँ स्पेशली दावतों में हम देखते हैं कि लोग शौकिया कोई 4-4, 5-5, 6-6 कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो पी रहे होते हैं, जो कि बहुत ही अनहेल्दी किस्म का एक पैटर्न है जो कि नहीं होना चाहिए। अब तो डेली रूटीन में ही आ गई है, डेली रूटीन में आ गया है, बच्चे पी रहे हैं, हमारे यहाँ एनर्जी ड्रिंक्स आ गए हैं, और बहुत तवातुर के साथ छोटे बच्चे जो हैं वो इस तरफ चले जाते हैं। फिर हमारे यहाँ आजकल बेसिकली ये जो टेस्ट इन्हांसर्स और डिफरेंट किस्म की ये जो पैकेट वाले जो फूड आते हैं, उसको वो इतनी खूबसूरती के साथ जो है वो लोगों में उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि उसको क्रेविंग होती है कि इसको खाया जाए। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी फूड को जो है एक तो उसने आसान कर दिया कि आप जाइए कहीं से भी, आप एक बहुत हाई कैलोरिक डाइट जो है वो किसी भी फॉर्म में हो वो ले लीजिए और उसको खा लीजिए। फिर उसमें टेस्ट एनहांसर्स हैं कि आपका पेट ही नहीं भर पाता, आपका हाथ नहीं रुकता, आप मुसलसल खा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो वेट गेनिंग की तरफ लेके जाती हैं, इससे हमें बचना चाहिए। फिर एक चीज़ है जेनेटिक्स, माँ या बाप की तरफ से मोटापा जो है वो मौरूसी तौर पे उसको बच्चे को मिला है, तो वो एक फैक्टर है। उसमें हम देखते हैं कि अगर एक की तरफ से है तो समझे 50% चांसेस हैं, दोनों की तरफ से है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे जो है उनमें मोटापा आएगा, और उसको मैनेज करना चाहिए। अपनी फिज़िकल एक्टिविटी यानी जो कुछ आप खा रहे हैं बहुत सीधा सीधा है, जो कुछ आप खाएं उसी हिसाब से उसको कंज्यूम भी करें। कैलोरी इनटेक ऐसे लोगों को हमेशा जो है वो उस पर फोकस करना चाहिए,
और उसके बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया है, चीज़ें जो हैं वो बहुत ईज़िली अवेलेबल है, तो उस पे फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज़ सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, एक शाहाना ज़िंदगी जिसको आप कहते हैं, आप खा रहे हैं और आप बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये बेसिकली बहुत ज़्यादा एक कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन की जो बात है वो ये कि हम इसको कहते हैं हमारे यहाँ तिब्ब यूनानी में उम्मुल अमराज़। उम्मुल अमराज़ इसलिए कहते हैं, या सारे अमराज़ की जड़ या सारे अमराज़ की माँ। उसके पीछे लॉजिक ये है कि आपको जब 3-4 दिन गुजर जाते हैं और स्टूल पास नहीं होता, तो अब 3-4 दिन के बाद जब स्टूल पास होगा तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है, नमी का तनासुब जो है वो ना होने के बराबर रह जाएगा। वो सुद्दों की शक्ल में जो है स्टूल पास होगा। अब सवाल पैदा होता है कि उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कहाँ गया? वो हमारी आंतों से रीअब्जॉर्ब हो गया, हमारे खून में शामिल हो गया, सर से लेके पैर तक ब्लड सर्कुलेशन के साथ जो है वही टॉक्सिन्स जो हैं वो घूमते हैं और वो हमारे सेलुलर लेवल पे जाके डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। उसके नतीजे में बेशुमार चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं जो कि नेगेटिव होती हैं। फिर इसके अलावा जो है हमारे यहाँ एक चीज़ है नींद की कमी। हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया है आजकल, हम रातों को जागते हैं, दिन में सो रहे होते हैं। इसके नतीजे में जो है वो एक जो फिजियोलॉजिकल क्लॉक है हमारी वो डिस्टर्ब होती है और उससे हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस और डिफरेंट किस्म की चीज़ें आती हैं, उसका ख्याल रखना चाहिए। एक चीज़ और है, डिफरेंट किस्म की मेडिकेशंस हम लेते हैं। मिसाल के तौर पे स्टीरॉयड है, मिसाल के तौर पे ये जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स हैं, ये सब जो हैं ये मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती हैं और उसके नतीजे में जो है वो वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और बंदा ओबेसिटी या मोटापे की तरफ चला जाता है। तो ये तो वो हो गई। तो आपका दूसरा सवाल था बेसिकली कि क्या-क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं मोटापे के। तो वो भी एक रेंज है, जैसे मिसाल के तौर पे अच्छा एक चीज़ उससे पहले और है कि कौन-कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो बेसिकली मोटापे का सबब बन सकती हैं। तो हमें रिलेट करने में आसानी हो जाएगी कि हाइपोथायरॉयडिज्म आजकल बहुत कॉमन है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसमें जो हमारा बीएमआर है, मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो हो जाता है और आदमी खा रहा होता है लेकिन उसको वो प्रॉपर जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता है, उसका स्लो डाउन हो जाते हैं प्रोसेस सारे। तो उसके नतीजे में जो है फरबही या ओबेसिटी जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसमें भी ऐसे ही होता है कि आपकी बॉडी जो है उसमें ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, प्रॉपर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। इसका मैंने पहले भी जिक्र कर दिया। तो वो फिर जाके जो है इंसुलिन जब भी उसको मिलती है वो जाके ब्लड में उसको लेती है और जाके एडिपोज टिश्यूज़ में जमा करवा देती है। तीसरी चीज़ जो है नॉर्मली इसमें हम देखते हैं वो है जॉइंट पेन्स। लोग जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या और इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन में मुब्तला होते हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और वो उनकी एक्टिविटी नहीं रहती, वो बैठे रहते हैं, वो खा रहे होते हैं, वो बैठे रहते हैं और उसकी वजह से वो आहिस्ता ओबेसिटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये है वो वजूहात जिसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन सी बीमारियाँ मोटापे की वजह से पैदा हो सकती हैं, तो वो भी एक रेंज है। स्ट्रोक हो सकता है आपको, आपके जिस्म में ऐसी चर्बी जो है वो जमा होना शुरू हो गई जो कि जम जाती है, तो वो क्लॉटिंग करती है, उसके नतीजे में स्ट्रोक हो सकता है आपको। हाइपरटेंशन उसके नतीजे में हो सकती है आपको। हार्ट डिजीज़ेज़ जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। और इसके अलावा गर्ड, ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज़ कहलाती है कि आप बैठे हुए हैं, जब मोटा आदमी होता है तो उसका वज़न, जब पेट बढ़ जाता है तो उसके नतीजे में ये जो ग़िज़ा की नाली के आखिर में एक वेल्व है वो वीक हो जाता है और उसके नतीजे में जो है वो आपकी जो ग़िज़ा है वो वापस खाने की नाली में आती है, शदीद जलन होती है, परेशान रहता है वो, ये भी उसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। फिर मैंने पहले जिक्र किया था कि मोटापे गर्ड की वजह से मोटापा हो सकता है और एक वजह ये है कि मोटापे की वजह से गर्ड हो सकता है, सॉरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इसलिए हो सकता है कि आपका वज़न बढ़ गया, अब आपके जो वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं, आपके घुटने, ठीक है, उस पर प्रेशर जो है वो बढ़ गया, ठीक है, आपकी मूवमेंट जो है वो उससे मुतासिर होती है और वो जो साइनोवियल लेयर है, जो एक कुशन होता है दो जॉइंट्स के बीच में, वो जनाब डैमेज होना शुरू होता है और उससे फिर हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं, उससे और भी डिफरेंट किस्म के चीज़ें आती हैं। फिर उसी के नतीजे में डायबिटीज़, मोटापा जो है वो दोनों वाइस वर्सा हैं कि डायबिटीज़ की वजह से मोटापा
या मोटापे की वजह से डायबिटीज़ वो पैदा होती है। स्किन के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, ये भी एक उसकी वजूहात में उसमें शामिल है। और मूड स्विंग्स, स्ट्रेस के आदमी जो है वो देखता है जी एक आदमी है वो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ है और वो बड़े अच्छे कपड़े पहनता है तो उसके ऊपर अच्छे लगते हैं, जचते हैं। मैं जो है बड़ा अजीब सा एक मेरा पोस्चर जो है वो भद्दा सा हो गया है और मैं सोसाइटी में जो है वो उस अंदाज में कॉन्फिडेंस लेवल उसका शेक कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके नतीजे में नींद, स्लीप एपनिया जो है वो मुतासिर हो, खराटे ले रहा होता है बहुत, क्योंकि उसका हजम बड़ा होता है तो वो रात को सोता है जब तो उसको खराटे आ रहे होते हैं, फिर वो बात उठ के बैठ जाता है, उसकी नींद मुतासिर होती है। जो लोग साथ मौजूद होते हैं उस रूम में वो जनाब उसको उससे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो एक ओवरऑल जो है एक ऐसा सर्कल बन जाता है जिसकी वजह से उसको परेशानी हो रही होती है। और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये जो हमारे गट बैक्टीरियाज हैं ना, ये जो हमारे यहाँ जो प्रोसेस फूड है उसकी वजह से डेवलप नहीं हो पाते, तो वो भी एक वजह है कि उसकी वजह से हमारी जो आंतों में एब्जॉर्प्शन का जो म्यार है वो मुतासर हो जाता है। तो जब वो मुतासर होता है तो फिर उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू होती हैं कि मुख्तलिफ, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू होता है और उससे जो है वो ओबेसिटी की तरफ बंदा आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देता है। फिर हमारे बालों पे उसका असर आता है, हमारी आंखों पे उसका असर आता है। एक तवील एक सिलसिला है बीमारियों का जो सिलसिला शुरू हो जाता है। और हमेशा याद रखिए कि मोटा आदमी जो है वो किसी भी दूसरे आदमी के मुकाबले में कोई भी डिजीज़ होगी हमेशा उससे 2-3 फोल्ड रिस्क जो है उसके ज़्यादा होंगे। अच्छा सर, हमें किचन हर्ब्स के बारे में बताएं, आपकी कौन कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं जो इसमें यूज़ हो सकती हैं और वेट लॉस में हमारा हेल्प करेंगी। इसके अलावा यूट्यूब में इतनी वीडियोस अवेलेबल हैं, लोग वो देखकर उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं, मगर उनको इसके बारे में इल्म नहीं होता कि क्या चीज़ वैलिड है। तो हम क्या चीज़ इस पर वो करें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है किचन हर्ब्स में। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है ज़ुनैरा। और जिस तरह की हमारे यहाँ बेकायदगियाँ हो रही हैं ग़िज़ाओं के इस्तेमाल में, किचन हर्ब्स की आपने बात की, तो ये जो हमारी किचन में मसाले हैं ना, ये निकले हैं इस मुसले से। मुसले यानी इस्लाह करने वाले, ये हमारी ग़िज़ा की इस्लाह कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें जितने गर्म मसाले हैं हमारे, वो अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है, उसको कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो हमारा बीएमआर बढ़ा रहे होते हैं, हमारे जिस्म में हीट और एनर्जी दे रहे होते हैं हमें। हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको वो एक्टिवेट कर रहे होते हैं, उसको मतलब बेहतर कर रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इस प्लेटफॉर्म से जो हमारी किचन में काम करने वाली ख़वातीन हैं उनको मैं कहूँगा कि हमेशा लहसुन जो है उसको लहसुन को हमेशा फ्रेशली चॉप्ड यूज़ करें अपने खानों में, क्योंकि जब आप उसको काटते हैं तो उसमें फिर 2 एंजाइम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और उसके नतीजे में जो सबसे ज़्यादा मेडिकली स्ट्रॉन्ग एक हार्मोन है जो हमारे उसमें लहसुन में से निकलता है और वो सिर्फ चंद मिनट तक जो है वो मौजूद रहता है, उसके बाद फिर डिफ्यूज़ हो जाता है। तो जब अब ये जो हम पेस्ट बना के रखते हैं पहले से, ठीक है, उसके नतीजे में हम उसको अपनी ग़िज़ा से हमने निकाल दिया। उसके बेशुमार फ़वाइद हैं, वो लिपिड्स को, चिकनाइयों को कम कर रहा होता है, वो जो है डाइजेस्टिव भी है, वो जोड़ों के लिए भी काम कर रहा होता है, वो बलगमी अमराज़ में बहुत मुफ़ीद है, उसके बेशुमार फ़वाइद हैं। फिर हल्दी, इस वक्त लहसुन है, हल्दी बाज़ार में आई हुई है, साबित हल्दी ले लीजिए। आपको नहीं पता होता, हमारे यहाँ तो आपको पता है कि क्वालिटी कंट्रोल के बहुत इश्यूज़ हैं। तो एक साबित हल्दी आपने ले ली, उसको पील ऑफ करा लिया। पील ऑफ कराने के बाद जो है उसकी आप स्लाइसिंग कर लें, क्योंकि पील ऑफ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हल्दी का जो छिलका है उसमें ऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं और जो हल्दी का जो इनर है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। तो जब आप उस छिलके को निकाल के ऑक्सीडेंट्स को अलग कर लेंगे, अब प्योर एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म में हल्दी जो है वो आपके सामने मौजूद है। तो ये जो बाज़ार में मिलने वाली हल्दी है वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, वो तो उसको एज इट इज़ पीस देते हैं। तो हल्दी लीजिए, उसको पील ऑफ कीजिए, उसकी स्लाइसिंग कीजिए, उसको शेड में सुखाइए। शेड में सुखाने के बाद जो है उसको आप ग्राइंड करके रख लीजिए और बड़ी मिक़दार में रखें ताकि अगले सीज़न तक आपके पास रहे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दी जो है वो उसके साथ हमेशा काली मिर्च का इजाफ़ा करें और चिकनाइयों का इस्तेमाल जो है, अच्छी वाली चिकनाइयाँ, वो हमेशा हल्दी के साथ ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपके जोड़ों की मजबूती, आपके जो है ब्लड थिनिंग इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। बल्कि बहुत सारी ऐसी दवाएँ हैं जो खून पतला करने वाली हैं एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो हल्दी जो है वो उसको कंपेयर करती है बाकायदा, ठीक है।
तो ये एक नेचुरल चीज़ है, वो सिंथेटिक चीज़ है। सर इसी से हमें ये आंसर भी मिल गया कि जैसे बोलते हैं कि ओबेसिटी में जो है फैट वाली चीज़ें ना खाएं, तो आपने जैसे बताया कि फैट ज़रूरी होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, तो इसमें भी हमें ये अंदाज़ा होता है कि फ़ैट बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल फैट फ्री चीज़ें खाएं तो उससे हमारे वेट पे कोई अफेक्ट पड़ेगा। अच्छा देखिए, ये भी एक मिथ रही 1970 की दहाई से कि फैट जो है, चिकनाइयाँ बिल्कुल छोड़ दें। तो क्या उसके नतीजे में जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ थी, दिल के अमराज थे, क्या उसमें कोई कमी वाक़ई हो गई? ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये चीज़ें जो हैं फिर से रिकॉल हुई, रिसर्चेज़ हुई इस पे, और ये बात तय हो गई कि चिकनाइयाँ फ़क़त जो है वो ज़रिया नहीं है या ज़िम्मेदार नहीं है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। उसमें कैल्शियम एक बहुत बड़ी सोर्स है, जो मैंने ज़िक्र किया था कि विटामिन डी को हम नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं, और वो जाके जो है वो डिपॉज़िट होना शुरू हो जाती है हमारी आर्टरीज़ में और मुख्तलिफ़ जगहों पे, जिसके नतीजे में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसलिए इसको फ़ोकस करना चाहिए, और अच्छी वाली चिकनाइयाँ जो हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बादाम का तेल, ठीक है, ये तिल का तेल, सरसों का तेल, हम जहाँ रहे हैं इस वक्त यहाँ सरसों बड़ी कॉमन है। वो एक मिसाल देते हैं जी, हथेली पे सरसों जमाना, वो जम ही नहीं सकती, और अगर जम जाए तो वो सरसों नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस पे बड़ा फोकस करें कि अच्छा है कि अगर आप ऐसी फैट्स अपने खानों में इस्तेमाल करें जो कि अच्छी फैट्स हैं, क्योंकि ये नीड है बॉडी की। आज हम देखते हैं हमारी मस्जिदों में कुर्सियाँ जो हैं बढ़ती चली जा रही हैं, लोगों के घुटने जो हैं वो जवाब दे रहे हैं। तो उसकी नतीजा यही था कि लोग बहुत शिद्दत के साथ जो है वो चिकनाइयों से परहेज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया। हाँ, ये जो वैसी फैट्स हैं जो ख़राब चिकनाइयाँ कहलाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये जो बेकरी आइटम में जो फैट मिलती है, ट्रांस फैट जो कहलाती है, ये बेकरी आइटम वाली चीज़ों में होती है। बहुत ज़्यादा जो हम ये फ्राई कर रहे होते हैं जिन चीज़ों को, डीप फ्राई चीज़ें, उसमें हमें मिल रही होती है, उससे गुरेज़ कीजिए। लेकिन अच्छी चिकनाइयाँ जो हैं एक लिमिटेड वे में, बहुत ज़रूरी है, हमें इस्तेमाल करते रहनी चाहिए, और फिर उसको कंज़्यूम भी करना चाहिए। ठीक है, एक ये भी है कि रेशियो बढ़ता जा रहा है, जैसे पहले ज़माने के जो लोग थे वो ज़्यादा एज में भी जाते थे तो फिर उनको ये जॉइंट्स पेन और इस तरह के मसलों का सामना नहीं करना पड़ता था, और अब ऐसा है कि कम एज में भी लोगों को जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, मतलब टीनेजर्स होते हैं उनके भी जॉइंट्स में दर्द हो रहा होता है, जबकि ये कहा जाता है कि ये बूढ़ों की बीमारी है। देखिए, ये बात इस चीज़ को सेकंड कर रही है, जो अभी हमने पूरी डिस्कशन की है, कि पहले के लोग जो हैं वो हमसे ज़्यादा सेहतमंद थे। हमसे ज़्यादा उनकी उम्रें भी अच्छी होती थी, वो आखिरी एजेस में भी जो है वो अपने काम भरपूर अंदाज में अंजाम देते थे, उनके जोड़ जो है मजबूत रहते थे, उनकी स्किन, उनके बाल अच्छे होते थे। उसकी वजह यही थी कि वो सादी ग़िज़ा पे फोकस करते थे, मेहनत करते थे, चलना उनके यहाँ अच्छा खासा होता था, और इस तरह की जो आजकल जो ईज़िली अवेलेबल हाई कैलोरीज़ डाइट है, वो अवेलेबल नहीं थी। हर चीज़ जब आपको खाना है तो फिर पकाना है और उसके साथ मेहनत करनी है, तो वो उसमें ज़ाहिर बात है चीज़ें जो हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। अब सब इजीली मुयस्सर है तो फिर यही वजह है। बिल्कुल, और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो हमारे यहाँ कुरान शरीफ में एक आयत है ना, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो इसराफ मत करो। ये कुल्लिया है, अगर इसको समझ लिया जाए और इस पर अमल कर लिया जाए तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी भी नहीं पड़ेंगी अगर आप लिमिटेड रहते हैं। और वही है कि 3 हिस्से कर लीजिए आप अपने शिकम के। पहला हिस्सा जो है, एक हिस्सा जो है वो ग़िज़ा का हो, एक हिस्सा जो है वो पानी का हो, और एक हिस्सा हवा का हो। तो ये चलते फिरते खाना, और एक एक हमारे यहाँ एज़ ए मुस्लिम हम देखते हैं कि उसकी एक बाकायदा तालीम दी गई है कि कैसे बैठ के आपको खाना खाना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके नतीजे में आपका ना सिर्फ ये कि आप कम खाने पे रहते हैं, आपके शिकम सेरी नहीं हो पाती, और जो कुछ आप खा रहे होते हैं वो हज़म भी हो रहा होता है। सही, और जो पहले चीज़ें बताई थी वो साइंटिफिकली प्रूवन हो रही हैं कि जो बताया था सब जो है फ़ायदेमंद। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही हो गया। अब सबसे अहम सवाल हमें बताएं डाइट के बारे में। कीटो डाइट हो गई, पोर्शन कंट्रोल डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सारी चीज़ें बहुत अहम टॉपिक है और लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। तो हमें इसके बारे में आप गाइड करें कि क्या हमें किस पे अमल करना चाहिए और ऐसी कौन सी डाइट है जो हमें करेंगे तो हमें वेट रिडक्शन की तरफ जाएंगे। बड़े क्लासिकल क्वेश्चंस आपने जमा किए हुए हैं मेरे पास, और ये बड़ा हॉट टॉपिक है डाइट्स के हवाले से। लोग डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें कीटो डाइट भी है, फिर इसी तरह एटकिन डाइट भी है, फिर इसी तरह फ्रूट की तरफ लोग चले जाते हैं, या
और मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न हैं। तो ये जो बहुत हॉट है ये कीटो डाइट है। कीटो डाइट बेसिकली यूँ समझ लें कि इसको हम अगर पोर्शन वाइज देखें कि फ़ैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो कीटो में बहुत हाई फैट कंटेंट इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है प्रोटीन का कंटेंट, और उसके बाद फिर कार्ब को वो बहुत मैक्सिमम हद तक रिड्यूस कर देते हैं, यानी 20 ग्राम तक कार्ब जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं और उसको फिर कंटिन्यू करते हैं। बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे घर में अगर एक आदमी कीटो डाइट कर रहा है तो सारे घर से हटकर उसको अपना एक पूरा पैटर्न जो है वो डिज़ाइन करना पड़ता है और उस पर कार्बन करना पड़ता है। देख रहा होता है वो कि मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता, दूसरे लोग खा रहे होते हैं, तो मुश्किल काम है, लेकिन जो लोग कर लेते हैं उनको उसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे ग्रुप्स में मैं हूँ कि बहुत मुश्किल होता है इसको मेंटेन करना। फिर दूसरी चीज़ है एटकिन डाइट। एटकिन डाइट जो है ये कार्डियोलॉजिस्ट ने 1960 में ये डाइट जो है वो डिज़ाइन की और उसके उनको बहुत बेनिफिट्स मिले। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पे अमल करते हैं। इसमें जो है पैटर्न इस तरह है कि पहले नंबर पे जो है वो प्रोटीन है, बहुत रिच प्रोटीन, दूसरे नंबर पे जो है वो फैट्स हैं, और तीसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि 20 से 100 ग्राम तक है। उसमें वो डिफरेंट स्टेजेस पे बात करते हैं कि 20 एक स्टेज पे आते हैं जब वो कार्बोहाइड्रेट्स को 100 ग्राम तक डेली बेसिस पे ले जाते हैं, तो उसमें फिर लोगों का थोड़ी आसानी हो जाती है कि वो उस तरफ जाके उसको मैनेज कर लेते हैं। इसमें बेसिकली हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को, ग्लूकोज जो है एक एनर्जी का सोर्स है हमारी बॉडी में, तो हम उस सोर्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं फैट से, कि फ़ैट जो है वो एनर्जी सोर्स बन जाए, वो बर्न हो। और ऐसा जो है अमूमन जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं तो फास्टिंग में यही फिनोमेना होता है कि आपने एक वक्त के तयन के साथ आपने कोई ना पानी पीना है ना कुछ करना है, रात को किया सहरी और फिर उसके बाद इफ्तार किया, तो हम देखते हैं कि बेतहाशा बदपरहेजियों के बावजूद सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से हम रमज़ान में बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो अगर ये फिनोमेना हम अपनी आम ज़िंदगी में इस्तेमाल कर लें, यूज़ करें कि हम टाइम मैनेजमेंट पे फोकस कर लें, और उसके बाद फिर वही कुलू वशरबू वला तुसिबू वाला पैटर्न जो है वो हमारी उसमें आ जाए, तो मेरा ख़्याल है कि हम बहुत सारी बीमारियों से इनसे बच सकते हैं। फिर फैट जो है वो जब जलती है, बर्न होती है, तो कीटोन्स डेवलप होते हैं, और ये पैथोलॉजिकली भी हो सकते हैं कि जैसे कीटो एसिडोसिस होता है, तो वहाँ वो एक नुकसानदेह चीज़ है, और यहाँ ये थोड़ा सा एक फिजियोलॉजिकल है कि एक चीज़ हम खुद से बर्न कर रहे हैं। जो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइजेज होती हैं वहाँ भी फैट जो है वो बर्न होती है, उसके नतीजे में ही डेवलप होता है। तो इस पे फोकस अपने हिसाब से देखते हुए करना चाहिए, लेकिन वही है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि आप एक चीज़ जो फॉलो कर रहे हैं उसको आप लेके चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर आपने बीच में छोड़ दिया, बदपरहेज़ी कर ली, दावतें खा ली, कोल्ड ड्रिंक्स पी ली और इस तरह पे आ गए, तो ये एक मसला और है। अच्छा, कि एक चीज़ और भी अभी मुझे जहन में आई कि हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स की मैंने अभी बात की कि, और ये भी बताया कि एक कोल्ड ड्रिंक पी आपने 8 चमचे चीनी आपकी बॉडी में चला गया, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वाइट पॉइजन कहलाता है चीनी जो है। तो सवाल पूछते हैं लोग कि आप कहते हैं जी चीनी ना खाइए, गुड़ खा लीजिए, तो गुड़ भी चीनी जो है वो भी तो गुड़ ही से हमें मिलती है। तो ये देखिए कि चीनी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मिठास है, ठीक है, और गुड़ जो है जब आप उसकी केमिकल एनालिसिस पढ़ेंगे पूरा, तो उसमें एक ख़जाना है मिनरल्स का, उसमें जिंक मौजूद है, उसमें मैग्नीशियम मौजूद है, उसमें पोटेशियम मौजूद है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो जब चीनी आती है तो जिस्म का सारा सिस्टम जो है वो अलर्ट हो जाता है कि अब इसको किसी ना किसी तरह हमें बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना है, जबकि गुड़ जाने की शक्ल में या फ्रूट्स जाने की सूरत में हमारी बॉडी जो है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो एक नेचुरल चीज़ है, तो बॉडी खुद ब खुद उसके लिए जो है वो चीज़ें जो है वो मैनेज होती चली जाती हैं। तो ये फ़र्क है बुनियादी तौर पे चीनी और यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर और ये जो नेचुरल जो मीठ। गुड़ का जैसे आपने बताया, तो इसका कोई नुकसान हम बोलेंगे कि नुकसान है बॉडी में? नहीं, गुड़ जो है वो बेसिकली हेल्दी चीज़ है। गुड़ जो है वो आपकी जिस्म में हरारत प्रोड्यूस करवा रहा होता है। गुड़ जो है वो अमराज़ तनफ़ुस के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है और गुड़ जो है वो बहुत अच्छा बल्कि हेल्दी नेमुल बदल है चीनी का। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जितना चाहे गुड़ खा लें, आप अगर डायबिटिक हैं तो आपको अपनी चीज़ें मैनेज करते हुए उसको चलना चाहिए। गुड़ जो है बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है,
ठीक है। जो लोग केमिकल कंपनीज में काम कर रहे होते हैं उनके यहाँ रिवाज होता है कि वो लाजमी तकरीबन 25 से 50 ग्राम तक गुड़ जो है वो अपनी ग़िज़ा में अपने उसमें डाइट में शामिल करें। उससे जो है वो जो केमिकल के असरात होते हैं वो बॉडी जो है उसको, तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की गुड़ के नतीजे में जो हमें मिलती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें गुड़ का इस्तेमाल जो है वो अपनी ज़िंदगी में बढ़ाना चाहिए, और वो भी गुड़ वो जो ये केमिकल से वॉश ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो है वो नेचुरल गुड़ जो है वो आप अरेंज कीजिए और वो अपने जब सीज़न हो ला के रखिए और उसको इस्तेमाल में। बात वही है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ होगी तो वो नुकसान। बिल्कुल, वो जो एक आयत मैंने पढ़ी है वो हर चीज़ पे उसकी एप्लीकेशन है, हर चीज़ पे। बिल्कुल। अच्छा, हमें बताएं कि लाइफ़स्टाइल हमें कैसा रखना चाहिए कि हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल किसको हम बोलेंगे कि जिसमें हमारा वेट मैनेज रहे, और कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो हम करें तो इस ओबेसिटी से जो है हम छुटकारा पा सकते हैं? लाइफ़स्टाइल जैसा कि हमने शुरू में ज़िक्र किया कि इनपुट और आउटपुट आपका मैनेज होना चाहिए। उसके लिए लोगों को चाहिए वो मालूमात हासिल करें पूरी, और सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है इस तरह की चीज़ों से। किसी से मशवरा कर सकते हैं अगर वो यूज़ नहीं करते तो सोशल मीडिया, तो वो बहुत ज़रूरी है। अपनी अपनी जो रूटीन है उसमें वॉक का एहतमाम ज़रूर करें, और कोशिश कीजिए कि सुबह के वक्त वॉक कीजिए। स्कूलों में ही हमने पढ़ा हुआ है कि किताबों में कि सुबह के वक्त जो है वो दरख्त जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, बॉडी के लिए ज़रूरी है। और रात के वक्त जो है वही दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो कि नुकसानदेह चीज़ है, जिस्म से निकलने वाली चीज़ है, रखने वाली चीज़ नहीं है। तो हम रात के वक्त हम देखते हैं कि हमारे पार्क्स जो हैं वो भरे हुए हैं, गार्डन्स में लोग आ रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, सांस भी फूल रहा है और उनका तेज़ी के साथ वो ऑक्सीजन भी इनहेल कर रहे हैं, जो कि ऑक्सीजन नहीं है एज सच, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसको इनहेल कर रहे हैं। तो क्या ये हेल्दी है या अनहेल्दी है? तो हमेशा सुबह की जो वॉक है, सुबह की जो एक्सरसाइज है, उसको इख्तियार कीजिए। फिर वॉक के ज़मन में मैं एक बात और कहूँगा कि आप जब वॉक करें तो फुट मैनेजमेंट का ज़रूर ख्याल रखिए। फुट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पैर है उसके अंदर आर्च जो है वो प्रॉपर है या नहीं है। कहीं आप फ्लैट फुट तो नहीं है, कहीं आप जो हैं वो हाई आर्च तो नहीं है, ठीक है। दोनों सूरतों में जो है वो आपके जो पैर की जो लैंडिंग है वो मुतासिर हो रही होती है। कभी आप टो के बल, अगर आप फ्लैट फुट हैं तो टो पे लैंड कर रहे होते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा हाई आर्च हैं तो आप अपनी ये जो सबसे छोटी उंगली है इसके ऊपर आप लैंड कर रहे होते हैं। तो दोनों सूरतों में जॉइंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे होते हैं। तो उसके लिए जो है मेडिकेटेड सोल्स हैं कि शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो अच्छी हो जाए। 17 पॉइंट्स हैं ऐसे जो फुट मैनेजमेंट के नतीजे में अगर ना हो तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं डिफरेंट एजेस में, आपकी कमर पूरी लेके और नीचे तक। तो और ख़ास तौर पे जो घुटने मुतासिर होते हैं वो एक अलग फिनोमेना है। तो मैंने बहुत देखा है कि लोग जो हैं बड़ा तवातुर के साथ वॉक का मशवरा दे रहे होते हैं, लेकिन वो इस बात पे फोकस नहीं करवाते कि आप अपनी फूड मैनेजमेंट कीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर हेल्दी फूड, ये जो आजकल ये जो आ गए ना मुख्तलिफ बच्चे जो हैं वो पैकेट वाले फूड्स खा रहे हैं, इसमें इस तरह की सॉल्ट्स ऐड होते हैं जो कि इन्हांसर होते हैं, टेस्ट इन्हांसर होते हैं। भूख आप जितना खाएं खाते चले जाते हैं, आप हाथ नहीं रुकता। तो ये चीज़ें जो हैं वो ओबेसिटी की तरफ लेके जा रही होती हैं, इसको मैनेज करना चाहिए, ठीक है। और अपना रूटीन सोने का जागने का वो लाजमी मैनेज होना चाहिए। खाने का टाइम जो है मुतय्यन होना चाहिए, उसके हिसाब से हम जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर करें। और उसके नतीजे में आजकल की जो सिनेरियो है, जिस किस्म की फ़ास्ट लाइफ हम लोग जी रहे हैं, उसमें अगर हम इसको मैनेज कर लें तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आज साइंस, मेडिकल साइंस के बारे में मैं कहूँगा कि जिसने उरूज पे पहुंच चुकी है, और सारे उसने जो है वो बैरियर्स तोड़ दिए हैं तरक्की के। उसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो अमराज हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ये हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। कोविड ने तो ये सारा सिनेरियो जो है ये ओपन कर दिया, और जो लोग बहुत ज़्यादा उसके साथ एहतियाती तदाबीर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते थे वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, और जो रफ टफ लाइफ गुजारते थे वो जो हैं उससे कम मुतासिर हुए। तो ये भी एक हेल्दी लाइफ पैटर्न में होता है कि आप जो है वो ठीक है, सफाई निस्फ ईमान है, और उसको ख्याल रखिए, लेकिन एडिटिव्स चीज़ें, अलग से कुछ चीज़ें लेना, अलग से आपने जो है वो कोशिश कीजिए। अगर आपको जिंक चाहिए तो आप गुड़ का इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ एक चीज़ होती है खमीर आब रेशम,
अब रेशम जो है उसमें जिंक बहुत अच्छी मकदार में मौजूद है, हार्ट के लिए एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स उसके बहुत अच्छे हैं। तो उस तरफ आइए बजाय से कि आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं। हाँ, जब ज़रूरत हो तो ज़रूर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि फाइबर इंटेक आपका अच्छा हो और जितने मिनरल्स और प्रोटीन्स हैं आप अपनी ग़िज़ा से उसको हासिल कीजिए, ना कि आप उस तरफ जाइए। मसला यही है ना, सप्लीमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, तो सप्लीमेंट्स मशवरे के बगैर लोग यूज़ कर रहे होते हैं और वो भी ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर। ये पैटर्न हर चीज़ में नुकसानदेह है। ये जो सेल्फ मेडिकेशन है ना, तो ये हर चीज़ में नुकसानदेह है, ख़ास तौर पे जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं और दवाओं के बारे में हम सुनते हैं कि उन्होंने कहीं भी उन्होंने कोई चीज़ पढ़ ली या कोई चीज़ सुन ली, उस पर वो जो है वो बिल्कुल आँख बंद करके अमल शुरू हो जाता है और फिर एक वो चेन चल पड़ती है कि हर कोई जो है उसको यूज़ कर रहा होता है। तो इससे जो थोड़ा-सा हमें अवॉइड करना चाहिए और थोड़ा-सा नहीं बल्कि पूरा अवॉइड करना चाहिए और इससे बचना चाहिए। मालिजीन मौजूद हैं हर तरफ, आप उनसे मशवरा कीजिए और सबसे बड़ी सोर्स तो ये है कि आपको नंबर भी मिल जाते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, आप उससे हासिल कर सकते हैं। कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन हो उस पे अमल करें, ना कि सुनी सुनाई हर बात पे अमल। और हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। हाँ, ऐसा भी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक चीज़ मेरे लिए अच्छी है, आपके लिए अच्छी नहीं है, एक चीज़ आपके लिए अच्छी है, वो मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो हमें इसका तयन कौन करेगा? वो यकीनन एक नॉलेज कर सकता है। हमारे जो भी कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, हमारी जो भी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उसको देखते हुए वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नॉलेज डिसाइड कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, हमें हर्बल ड्रग्स के बारे में बताएं। ओबेसिटी में कौन-कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं जो बहुत बेनिफिशियल हैं, वेट रिडक्शन बहुत तेज़ी से करवाती हैं? अच्छा, तिब्बे यूनानी में तो एक बहुत बड़ी रेंज है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बीच में ज़िक्र किया डाइट के हवाले से, गरम मसाले जितने हैं हमारे, तो वो इस हवाले से बीएमआर को जो है वो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। फिर अगर हम फ़ॉर्मुलेशंस की तरफ जाएँ तो हमारे पास जो है वो अर्क महज़िल के नाम से है, माजून महज़िल है और माजून महज़िल की ख़ुसूसियत ये है, जो हमदर्द बना रहा है, माजून महज़िल की ख़ुसूसियत ये है कि इसमें चीनी नहीं है। माजून बेसिकली एक शुगर कंटेंट कंपाउंड होता है, तो उसमें चीनी नहीं है। इन्होंने इसमें स्टीविया जो कि एक नेचुरल स्वीटनर है और ज़ीरो कैलोरी है, उसको इस्तेमाल किया है। फिर उसमें जो दवाएँ इस्तेमाल होती हैं वो इस तरह की हैं जो कि नेचुरली आपका जो बीएमआर है उसको बढ़ाती हैं और आपकी जो फ़ैट है उसको डिज़ॉल्व करवाती हैं। तो उसके नुकसानात एज़ सच इतने नहीं मिलते। लेकिन यहाँ भी मैं कहूँगा कि बगैर मालिज के मशवरे के आप इसको कतई इस्तेमाल ना करें। फिर इसी तरह अभी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की है हमदर्द ने, और वो है फिट एंड लाइट। बहुत ईजी कर दिया, साशे की शक्ल में है। आप एक कप में गर्म पानी लीजिए, उसमें उसको डिप कीजिए और उसको इस्तेमाल कर लीजिए। और कितना इस्तेमाल करना है, दिन में 1 बार या 2 बार, ये आपका मालिज आपको बताएगा। और इसी तरह अर्क़ियात हैं, मुख्तलिफ़ हैं, जैसे 4 अर्क़ है, अजवाइन है, उसमें मको कासनी है, सौंफ है। ये चीज़ें भी जो हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं और हमारी जिस्म से ज़ायद और फाजिल चर्बी जो है उसको घुला रही होती हैं, जला रही होती हैं, बर्न करवा रही होती हैं। तो ये भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मुख्तलिफ़ जवारिशात हैं जो हमारे निज़ाम में हज़म को जो है उसको बेहतर कर रही होती हैं। अगर वो हाइपर है तो उसको नॉर्मलाइज़ करती हैं, अगर वो हाइपो है तो उसको नॉर्मलाइज़ करती हैं। तो जवारिशात बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक रेंज है जवारिशात की, वो भी मालिज जो है उसको तयन करेगा कि आपके लिए कौन सी सूटेबल है, आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ वेट रिडक्शन की तरफ नहीं जा रहे, उससे जो है और उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं जो हमें देखने को मिल रहे होते हैं। तो उसके बारे में भी हमें बताएं आप। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अल्लाह ताला ने जो कुदरती चीज़ें बनाई हैं ना, उसमें जो भी उनके अंदर नुकसान देने वाले कंटेंट्स हैं, उसके साथ साथ उसको काउंटर करने के लिए उसके अंदर अल्लाह ताला ने अच्छी चीज़ें भी रखी हुई हैं, तो वो खुद ब खुद बैलेंसिंग हो जाती है। फिर बॉडी को उसको हज़म करने के लिए जो है वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो नेचुरल है। ठीक है, तो वो आपस में जो रिलेशन बनता है बॉडी का ऐसी चीज़ों के साथ, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और वो उसके नतीजे में प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो जाती हैं और सही फंक्शन जो है उसका जो है वो अदा होता है और उसके नतीजे में फ़ायदे हमें मिल रहे होते हैं। लेकिन ग़िज़ा और दवा, इन दोनों में हमेशा आपने तवाज़ुन रखना है कि ग़िज़ा जो है वो तो आप नॉर्मली यूज़ करते ही हैं, उसकी हमने बात कर ली। दवा जो है वो आपका मालिज, आपका फ़िज़िशियन, वो आपको सही गाइड करेगा कि आपको क्या इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। कोई भी प्रोडक्ट जो है बगैर मॉलेज के मशवरे के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यही बात है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा था, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें ऐसी प्रोवाइड करी जो मतलब हमें नहीं पता थी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
सर आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। नेक्स्ट टाइम हम इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उम्मीद है आप सबको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।